हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेपोलियन 2023 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें 1973 यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से दिखाई जाती है, जहां हम यंग ऑफिसर नेपोलियन को देख पाते हैं जो क्वीन मैरी को एक्सटिंग्विश यानी कि उनका सर कलम होता हुआ देख रहा है। और फिर कुछ दिनों बाद हम देख पाते हैं कि नेपोलियन की मुलाकात रिवॉल्यूशनरी लीडर पॉल बैरस से होती है, जो उसे बताते हैं कि इंग्लैंड ने अपने 2000 सैनिकों के साथ मिल टोलन के छोटे से शहर पर अपना कब्जा जमा लिया है, जहाँ से अक्सर वो लोग अपना व्यापार करते हैं। साथ ही वो जगह व्यापार के लिए काफी अच्छी है, जिस कारण ही नेपोलियन उसे कहते हैं कि वो उसे वो जगह हासिल करके देगी, जिससे पॉल काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद क्या नेपोलियन वहाँ से निकल अपनी सेनाओं को तैयार करता है और साथ ही अपने हथियारों को भी। और फिर हम देख पाते हैं कि रात के अंधेरे में वो अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर हमला करता है। और हमला करने के बाद हम देख पाते हैं कि उसकी टीम उस जगह को कैप्चर करने में भी कामयाब होती है, जिससे पॉल काफी इम्प्रेस हो जाता है और उससे वो नेपोलियन को उसका सेनापति घोषित कर देता है। जिसके साथ साथ हम मैक्सिमाइन नामक एक फ्रेंच लॉयर को देख पाते हैं, जो उस रिवॉल्यूशन के टाइम पर फ्रेंच की सत्ता पर अपना राज चला रहा था, जिससे काफी लोग तो चिढ़ चुके थे, लेकिन वो लोग कुछ करे उससे पहले ही मैक्सिमाइन ने सभी लोगों के सामने खुद की जान ले ली। जिसके बाद क्या रिवॉल्यूशन में काफी सारी चेंजेस आए, जिस चेंजेस में नेपोलियन भी शामिल था। और ऐसे ही कुछ समय बाद हम देख पाते हैं कि नेपोलियन की मुलाकात एक लेडी से होती है, जो उसे अपना नाम नहीं बताती, लेकिन कुछ दिनों बाद एक छोटा बच्चा उनके पास पहुंच अपने फादर की तलवार मांगता है और उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए नेपोलियन उसे तलवार देने के लिए पहुंचता तो है, लेकिन वह उसकी मुलाकात उसी लेडी से होती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम जोसेफिन है, जिसका हस्बैंड नहीं रहा। लेकिन ये सारी बातें जानने के बावजूद भी नेपोलियन उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जिसके बाद उसकी मुलाकात फिर से पॉल से होती है और उनकी बातचीत से हमें ये समझ आता है कि मैक्सिमाइल की खुदकुशी के बाद काफी सारे लोग उनके अगेंस्ट हो चुके हैं, जिन्हें संभालने की जिम्मेदारी पॉल और किसी को नहीं बल्कि नेपोलियन को देता है। और जैसे ही विद्रोह लोग मोर्चा निकाल माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि नेपोलियन और उसकी टीम में वहां पहुंचे हुए लोगों को तोपों की मदद से मार गिराते हैं, जिस कारण उस मोर्चे में और भी आए हुए लोग बैकआउट कर जाते हैं। जिसके बाद के नेपोलियन जोसेफिन से शादी करता है और उसके बाद 1798 में वो बैटल ऑफ पिरामिड के लिए जाता है, जहाँ वो अपनी टीम के साथ लड़ने के लिए पहुंचा तो है, लेकिन वो नोटिस कर पाता है कि उसकी ज्यादा बातचीत जोसेफिन से नहीं हो रही। यानी कि नेपोलियन तो उसे लेटर्स लिखता है, पर जोसेफिन उसे एक भी लेटर नहीं लिखती, जिस कारण कुछ लोगों से और साथ ही अपने सैनिकों से उसे पता चलता है कि जोसेफिन के अफेयर चल रहे हैं। और उन चीजों से चिढ़ बैटल ऑफ पिरामिड को बीच में ही छोड़ वो घर लौट आता है। और पहुंचते ही उसे ये पता चलता है कि उसके भेजे हुए लेटर्स लीक हो चुके हैं और साथ ही जोसेफिन के अफेयर के बारे में भी लोगों को पता चल चुका है, जिस कारण वो घर पहुंच जोसेफिन से बातचीत करता है। और हम देख पाते हैं कि बातचीत के बाद सारे मैटर को सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन जैसे कि नेपोलियन ने अपने पूरे ट्रूप्स को पिरामिड में अबेंडन कर दिया था, यानी कि अकेला छोड़ दिया था, तो उस कारण उस पर काउंसिल बैठाई जाती है, जिस काउंसिल को भी वो ढेर करने में कामयाब होता है, वो भी ये बताते हुए कि बैटल ऑफ पिरामिड से ज्यादा फ्रांस में रहना उसका जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर काफी पुअर लीडरशिप है, जिस कारण वो लोग प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, जिस कारण उन तीनों को उनकी पोजीशन से हटाकर नेपोलियन फर्स्ट कंसूल बन जाता है, यानी कि अकेले ही सारी चीजों को रूल और मैनेज करने का डिसाइड करता है। लेकिन सत्ता में आने के लिए उसे कोई एक सहारा चाहिए, जो सहारा वो अपने भाई को बनाता है, जो चीज जानते ही सभी अध्यक्ष और साथ ही सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे नेपोलियन काफी चिढ़ जाता है। जिसके बाद के वो अपने सैनिकों की मदद से वहाँ मौजूदा हर एक नेताओं को पकड़ने में कामयाब होता है और तख्ता पलटने में भी। जिसके बाद क्या वो अपने फॉरेन मिनिस्टर टेलीरेंसे से मुलाकात करता है, जिस बातचीत से उसे पता चलता है कि उन लोगों को उनके संबंध ऑस्ट्रियन से बढ़ाने चाहिए, क्योंकि वो पावर में काफी ज्यादा है और साथ ही बैटल में उससे उनका फायदा होगा। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी उन्हें काफी फायदा हो सकता है। जो बात सुनते ही नेपोलियन उसके लिए अग्री कर जाता है और अपने एक सैनिक को ऑस्ट्रेलियन से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस उससे मना कर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि फ्रांस उतना पावरफुल नहीं है। ऑल्दो वो पहुंचा हुआ शख्स उन्हें नेपोलियन के बारे में भी बताता है कि उसके जैसा योद्धा
फिलहाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियंस का वो अलायंस उनके हित में नहीं आता और ऑस्ट्रेलियन का एक सैनिक ये बात जब जाकर नेपोलियन को बताता है तो उसकी रिप्लाई में नेपोलियन उनसे यही कहता है कि ये चीज उन्हें भारी पड़ेगी, यानी कि इस चीज का बदला वो बैटल में लेगा। और फिर 1804 में हम देख पाते हैं कि नेपोलियन की ताजपोशी की जाती है, जिसमें नेपोलियन खुद ही अपने हाथों से क्राउन को अपने सर पर रखता है। जिसके लगभग एक साल बाद हम देख पाते हैं कि नेपोलियन ऑस्ट्रियन को डिफीट करने के लिए निकल पड़ता है, जिस लड़ाई में ऑस्ट्रियन के साथ रशिया भी शामिल है। लेकिन चालाक नेपोलियन उस जंग को जीतने में भी कामयाब होता है, वो भी काफी चालाकी से, क्योंकि जब उनकी टीम यानी कि ऑस्ट्रियन की टीम और रशियन की टीम उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी तो उन्हें ऐसा दिखाने के लिए कि उनके पास लोग कम हैं, उसने अपनी टीम के एक टुकड़े को वही ठहरा दिया। जिसके बाद क्या, जैसे ही उन लोगों ने उस छोटे से टुकड़े पर हमला कर दिया तो उसके बाद नेपोलियन ने अपनी बाकी टीम को भेजा, जिस कारण लोगों पर उन लोगों ने अपना कब्जा तो बना लिया था, यानी कि उन्हें ओवर पावर तो कर दिया था, पर बचे हुए लोग अभी भी दौड़ रहे थे, यानी कि वो लोग उस बैटल फील्ड को छोड़ भागने का डिसाइड कर चुके थे। लेकिन नेपोलियन ने वहाँ भी रहम नहीं दिखाई और अपने तोपों की मदद से उसने उस जमे हुए तालाब को तोड़ा, जिस कारण बचे हुए लोग डूबकर उसमें अपनी जान खो बैठे। जिस बैटल के बाद नेपोलियन ऑस्ट्रियन और साथ ही रशिया के एम्परर को इनवाइट तो करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि रशियन का सार अलेक्जेंडर उस मीटिंग को अटेंड करने से मना कर देता है। वही बात करें ऑस्ट्रेलियन एम्परर की तो फ्रांसिस टू उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचते हैं, साथ ही वो लोग वाइन का एक ग्लास भी शेयर करते हैं, वो भी दोनों के एक होने की खुशी में। पर जीत के बाद जैसे ही वो घर लौटता है तो उसकी मॉम की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि जोसेफिन मां नहीं बन सकती, जिस कारण नेपोलियन 1810 में उसे डिवोर्स दे देता है, वो भी पब्लिकली, यानी कि पूरी सभा के सामने। वो जोसेफिन को रिफ्यूज करता है, साथ ही उसे रिजेक्ट भी, जिस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से जोसेफिन मना कर देती है, लेकिन फिर भी उसकी ना सुनते हुए उसे उस डिक्री का पोर्शन पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी भी उन दोनों का रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों अब भी दोस्त है और साथ ही जोसेफिन की जरूरत नेपोलियन पूरी करता रहेगा। जिसके कुछ दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया की मैरी लुइस से वो शादी करता है और लगभग एक साल बाद मैरी लुइस से नेपोलियन को एक लड़का होता है। और फिर 1812 में हम देख पाते हैं कि अलेक्जेंडर ने पी स्ट्रीट से नेपोलियन को मना कर दिया है, जिससे चिर वो उन पर अटैक करने के लिए पहुंचता तो है, लेकिन अफसोस वो बैटल ऑफ बोरोडिनो को जीत नहीं पाता, क्योंकि मॉस्को पूरा एम्प्टी हो चुका है और साथ ही उस जगह को इनफ्लेम कर दिया गया है, यानी कि उस पूरी जगह को जला दिया गया है, जिस कारण अपने बचे हुए ट्रूप को लेकर, जो लाखों में से कुछ हजार ही बचे हैं, उन्हें लेकर सर्दियों में ही वो फ्रांस के लिए निकलता है। और उस कारण 1814 में गठबंधन ने नेपोलियन को अपना इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, साथ ही उसे एल्बा के लिए रवाना भी कर दिया गया, लेकिन उसके खर्चे चलते रहेंगे। लेकिन 1815 में जैसे ही नेपोलियन को जोसेफिन की ठीक न होने की खबर मिली तो वो उस आइलैंड को छोड़ रिटर्न फ्रांस आ गया, जहाँ आते ही ट्रूप्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेपोलियन ने अपने ट्रूप्स को मना लिया और साथ ही वो फ्रांस की सत्ता में लौट आया, यानी कि फिर से उसने अपने पावर को गेन किया। जिसके बाद जैसे ही वो जाकर जोसेफिन से मिलने का डिसाइड करता है तो उसकी बेटी से उसे पता चलता है कि कुछ समय पहले ही जोसेफिन नहीं रही। जिसके बाद काउंसिल मीटिंग में सभी लोगों को बताया जाता है कि एक एक कर सभी कंट्रीज पर कब्जा जमाया जा रहा है, जो वो अपनी कंट्री पर होने नहीं देना चाहते, जिस कारण उन्हें ही एक स्टेप लेना होगा। जिसके बाद क्या वो लोग जंग में उतर आते हैं, जहाँ किंग लुइस 18 ने अपना 5th रेजिमेंट भेजा था ताकि वो नेपोलियन को रोक सके, लेकिन नेपोलियन अभी भी उन्हें अपनी टीम में ज्वाइन करवाने में ही लगा हुआ है। जिसके बाद जून में हम बैटल ऑफ वाटरलू को देख पाते हैं, जिसमें नेपोलियन ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट यानी कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के अगेंस्ट लड़ रहा है, जिस बैटल फील्ड में वो ऑलमोस्ट उन पर भारी पड़ने वाला होता है, लेकिन पर्शियन मार्शल ब्लूचर के चलते ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने वेलिंगटन की फोर्स को रीइंफोर्स किया है ताकि फ्रांस की टीम को हराया जाए। और जब नेपोलियन वहाँ से अपनी टीम को लेकर निकलने का डिसाइड करता है तो जाते जाते वो वेलिंगटन को सल्यूट करता हुआ निकलता है, जिस कारण नेपोलियन को फिर से एग्जाइल कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है, लेकिन इस बार उसे सेंट हेलेना यानी कि अटलांटिक ओशन के मिडल भेजा जाता है ताकि वो वही अपनी बाकी जिंदगी गुजारे, जिसके लिए नेपोलियन भी अग्री कर चुका है। और कुछ समय बाद हम उसे अपने बच्चों से बातचीत करता हुआ देख सकते हैं, जिसमें वो अपनी मेमोरीज को ही बता रहा है और साथ ही एक हिस्ट्री भी जिसमें वो हमेशा सही होता है और साथ ही हर जंग को वो जीतता है। और फिर 1821 में नेपोलियन का निधन हो गया, वो भी ये सुनते
हुए कि जोसेफीन ने उसे फिर से मिलने की इच्छा जताई है। साथ ही एक एपिलॉग नोट से रफली लोगों की मौत के बारे में जाने तो उनकी वॉर के दौरान यानी कि नेपोलियन की वॉर के कारण लगभग 3 मिलियन लोगों ने अपनी जान खोई थी। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही जिस बारे में। अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।